नमस्कार, मैं हूं अनुपम। आपको दिखाते हैं खबर एक मिनट, यानी कि एक मिनट में खबरों की पूरी जानकारी और पूरा विश्लेषण। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मामले में 3 मई के बाद सर्वे होगा। एडवोकेट कमीशन की मौजूदगी में यह पूरा सर्वे कराया जाएगा। परिसर के श्रृंगार गौरी मामले में सर्वे की तारीख तय हो गई है। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने 10 मई तक सर्वे कराने का आदेश दिया है। सर्वे के दौरान दोनों पक्षों के लोग मौजूद रह सकेंगे। एडवोकेट कमीशन की टीम जाएगी और पूरे परिसर का भौतिक सत्यापन करेगी और उसके साथ प्रत्येक जो पार्टी इसमें है उनके साथ एक एक व्यक्ति ही जाएगा। ज्ञानव्यापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट 10 मई को कोर्ट में दाखिल करनी होगी। कोर्ट की ओर से प्रशासन की वो अर्जी भी खारिज कर दी गई, जिसमें माहौल खराब होने की आशंका जताई गई थी। 10 तारीख माननीय न्यायालय ने आदेश 10 मई तक का दिया है और 3 के बाद, चूंकि ईद है 3 के बाद इन्होंने कहा कि जाके 10 के बीच में 10 के अंदर सारी जांच करके रिपोर्ट तैयार करके और माननीय न्यायालय के सामने अगले तिथि 10 तारीख तक जो है इसको प्रस्तुत करना है। काशी विश्वनाथ धाम ज्ञानव्यापी परिसर में श्रृंगार गौरी और दूसरे विग्रहों की पूजा अर्चना को लेकर 18 अगस्त 2021 को वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में याचिका दायर की गई थी। इसी पर कोर्ट ने सर्वे करने का आदेश पहले ही दे दिया था। अब इसकी तारीख भी तय हो चुकी है। कॉमन सिविल कोड भले ही लागू न हुआ हो, मगर इसकी चर्चा भर से ही गहमा गहमी काफी बढ़ गई है। AIM-PLP ने इसके खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कॉमन सिविल कोड को असंवैधानिक करार दिया है। साथ ही इसे किसी सूरत में स्वीकार न करने की बात कही है। माइनॉरिटी के हुकूक और उनकी अपनी रस्मों को जो है वो हिंदुस्तान के आईन ने तस्लीम किया है। लिहाजा कॉमन सिविल कोड का तस्वुर मैं समझता हूँ कि वो इत्तेहाद पैदा करने वाला नहीं बल्कि देश को बांटने वाला होगा। लिहाजा उससे हमें परहेज करना चाहिए। देखिए, कॉमन सिविल कोड की जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम एक पूरे हिंदुस्तान में एक रेफरेंडम करें कि अगर इसकी लोग राय दें तो उसके ऊपर अमल किया जाए, क्योंकि हर मजहब में अलग अलग मुख्तलिफ फिक्र के लोग हैं। वहीं बीजेपी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भूमिका और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। देश धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन कानून अलग अलग चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे NGO अल्पसंख्यकों को अपने ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए। उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर की आवाज कम करने के लिए पुलिस प्रशासन अब एक्शन मोड में आ गया है। राज्य के कई शहरों में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने का अभियान चलाया गया है। लखनऊ में प्रशासन ने मानक से ज्यादा आवाज वाले लाउड स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई की। प्रशासन ने कई धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरवा दिए। सरकार ने 30 अप्रैल तक लाउड स्पीकर की आवाज कोर्ट के आदेश के हिसाब से करने के निर्देश दिए हैं। जो माननीय हाई कोर्ट के द्वारा कितने आवाज़ कहाँ पर किस परिसर में हो सकती है, ये लिमिट तय की हुई है। तो उसी को कैसे कंप्लायंस कराया जाए, इसके लिए सभी से बातचीत करके, वार्ता करके इसका कंप्लायंस कराया जा रहा है और इसके बहुत ही सुखद परिणाम आए हैं। लखनऊ की तरह ही अयोध्या में जिला प्रशासन ने बीकापुर इलाके में मंदिर और मस्जिद से लाउडस्पीकर उतरवा दिए। चौर बाजार के मस्जिद और मंदिर से लाउडस्पीकर हटाए गए, जबकि बीकापुर कस्बे में हनुमान मंदिर, शंकर पार्वती मंदिर, मस्जिद और तहसील परिसर में बने हनुमान मंदिर के लाउडस्पीकर उतरवाए गए। इटावा में भी प्रशासन की ओर से लाउडस्पीकर के खिलाफ अभियान चलाया गया। यहाँ कई धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतरवाए गए। जांच के बाद आवाज ज्यादा पाए जाने पर लाउडस्पीकर उतरवाए गए। कानपुर में बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। महिला ने अपनी बेटी के साथ भी मारपीट का आरोप लगाया है। कानपुर में एक बुजुर्ग महिला ने पुलिस पर बेरहमी से पीटने का आरोप लगाया है। बुजुर्ग महिला के चेहरे पर घाव के भी निशान हैं। पूरा मामला स्वरूपनगर थाना क्षेत्र का है। जो महिला पुलिस पर 3rd डिग्री देने का आरोप लगा रही है, वो हाई प्रोफाइल मधु कपूर हत्याकांड के आरोप में यहाँ तो 7 बजे ले गई थी आपको सुबह, वहाँ रखा मेडिकल कार्य करी चौकी में, वहाँ 2-2.5 घंटा रखा। फिर यहाँ निगम चौकी में रखा,
वहाँ हमको दिन भर रखा, फिर 6 बजे 7 बजे तक मार शुरू कर दिया। कह रहे 5,000 रुपया दिया, कह रहे दवाई कराओ, किसी बताना नहीं, कह देना कि हम ऑटो से गिर गए, मारने के लिए न बताना। वहीं महिला से मारपीट के मामले में पुलिस के अधिकारियों ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। हमें परिवार के किसी सदस्य ने अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं दी थी और न तो हमें उनके जहाँ पे वो रहती हैं उनके परिवार से भी कोई जानकारी नहीं मिली थी। तो हमें जानकारी आप लोगों के माध्यम से जो भी हमारे पास आई है, हम उसको देख रहे हैं, हम उसको एग्जामिन करेंगे। मैनपुरी में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया। यहां पर नई नवेली दुल्हन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक शादी 20 अप्रैल को हुई थी। हत्या का आरोप लड़की पक्ष पर लगा है। जानकारी के मुताबिक घर वालों की मर्जी के खिलाफ लड़की ने लव मैरिज की थी, जिससे परिजन काफी नाराज थे और घर में घुसकर नव विवाहित दंपति को गोली मार दी। दुल्हन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूल्हे के अलावा 2 और परिजन भी घायल हो गए। भाई और उसकी बहू एक कमरे में लेट गई अलग। तो ये लोग छत से उतर आए, 3-4 लोग, बाकी के सब छत पे चढ़े थे। तो सीधे तमंचा लेकर आओ कि कमरा में घुस गए। हम लोगों ने रोकने की कोशिश करी, पकड़ उनकी, तो हम लोगों की बैठी मार दी। अच्छा। हत्या की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और सभी पहलुओं की जांच का दावा किया है। मैरिज हुआ था तो परिवारों के बीच में एक पक्ष उससे संतुष्ट नहीं था, इसके चलते इन्होंने किया और उसमें 3 आदमी इंजर्ड है, वो यहाँ है, एक तो मेरे पर किया गया है, एक लड़की जिसकी शादी हुई थी 3-4 दिन पहले, उसकी डेथ हो गई है। कासगंज पुलिस ने माफिया के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है, जिसके तहत चुन चुनकर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की नजर अवैध संपत्ति पर भी है। शासन ने शराब माफिया जयपाल के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत माफिया की 1,53,00,000 रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी। कुर्की के दौरान जिले के 3 थानों की पुलिस मौके पर मौजूद रही। और हम लोगों ने थानावार, थाना क्षेत्र, प्रत्येक थाना क्षेत्र में माफियाओं का चिन्हीकरण इसमें किया है। आज एक शराब माफिया जिसका नाम अजयपाल पुत्र सूरजपाल है, जिसके ऊपर लगभग 17 मुकदमे पंजीकृत है, जो कि थाना पटियाली का हिस्ट्री शीटर भी है। इसकी संपत्ति कुर्किया 14A की कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट में न कराई है। पुलिस ने क्राइम कंट्रोल के लिए हर मुमकिन कदम उठाने का दावा किया है। साथ ही भविष्य में भी अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसकी दुकानें जो कि जमीन पे बनी हुई थी, इसका कुर्की जो है वो कराई गई थी, जिसकी अनुमानित कीमत मार्केट वैल्यू के हिसाब से लगभग 1,35,00,000 रुपए है। इसी तरीके के अपराधियों के ऊपर जो अन्य अपराधी चिन्हित है, उनके खिलाफ भी इसी तरह की कठोर कार्रवाई की जाएगी। लंदन वाली प्रियंका के नाम पर मिर्जापुर में फर्जी प्रियंका 6 साल से उर्दू शिक्षक की नौकरी करती रही। सच सामने आया तो शिक्षा विभाग में अब हड़कंप मच गया है। शिक्षा विभाग ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रही एक महिला को बर्खास्त कर दिया। जानकारी के मुताबिक प्रियंका प्रजापति लंदन में रहती है, मगर उसके दस्तावेजों के जरिए प्रियंका यादव ने नौकरी हासिल कर ली। 6 साल तक वो सैलरी भी लेती रही। प्रियंका यादव नाम की लड़की ने मिर्जापुर विंध्याचल मंडल में 2014 में वैकेंसी निकाली गई थी उर्दू पद की सहायक अध्यापक की। उसने उसमें अप्लाई किया था और उसकी नियुक्ति हो गई थी। वो काम करती रही। प्रियंका यादव के फर्जी दस्तावेज के आधार पर शिक्षा विभाग को नवंबर 2021 में एक शिकायत मिली थी। जांच के बाद प्रियंका यादव के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। ये फर्जी प्रियंका प्रजापति बनकर नौकरी कर रही है, असली नाम इसका प्रियंका यादव है। जांच की गई, जांच रिपोर्ट करके विभाग को भेज दी गई है और विभाग का जैसा निर्देश था, इनके खिलाफ जिला विद्यालय निरीक्षक मिर्जापुर के द्वारा थाने में FIR 16 अप्रैल 22 को किया गया है। प्रकरण की जांच पुलिस कर रही है। यूपी में अवैध कब्जे हटाने के लिए प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है। अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर का सहारा लेकर कार्रवाई की जा रही है। जौनपुर के पचहटिया इलाके में बुलडोजर चलाकर 1 बीघा जमीन से अवैध कब्जा खाली करवाया गया। प्रशासन के मुताबिक करीब 1 करोड़ रुपए की जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया। पचहटिया में जो नगर पालिका क्षेत्र जौनपुर के अंतर्गत आता है, उससे बंजर एवं नवीन पड़ती की भूमि से अतिक्रमण वहाँ बुलडोजर के माध्यम से हटाया गया, जिसमें थाना नारायण बाजार और राजस्व विभाग तहसील सदर की संयुक्त टीम द्वारा स्थल पर कब्जे को हटाया गया।
बरेली में नगर निगम की टीम ने शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत सैटेलाइट चौराहे और सिविल लाइन में बुलडोजर लेकर कार्रवाई की। आरोप है कि नगर निगम की टीम रेहड़ी पटरी वालों का सामान उठाकर भी ले गई। साथ ही अधिकारी इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। ये सिर्फ झूठे आरोप हैं। निगम द्वारा जो अभियान चलाया जाता है वो रोड पट्टी का था। रोड पट्टी पर जिस किसी का भी सामान मिला वो जब्त किया गया। उसमें पक्षपात किसी के साथ ना किया गया और ना नगर निगम पक्षपात करता। उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर माफिया को निस्तनाबूद करने में लगा हुआ है। जो बदमाश पुलिस के काबू में नहीं आ रहे हैं उनके खिलाफ बुलडोजर एक अहम हथियार साबित हो रहा है। फतेहपुर में गैंगस्टर के खिलाफ बुलडोजर जमकर गरजा और 55 लाख से ज्यादा की संपत्ति को पुलिस ने जब्त किया। जब प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर गैंगस्टर मनमोहन सिंह उर्फ राकेश सिंह के घर पहुंची तो हड़कंप मच गया। मामला मलवा इलाके के मीरमऊ गांव का है, जहां शराब माफिया मनमोहन पर एक कार्रवाई की गई, जिसने सरकारी जमीन पर कब्जा कर अपना आलीशान मकान बना डाला था, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से माफिया को नोटिस भी थमाया गया था। मंगलवार को एंटी भूमाफिया अभियान के तहत प्रशासन की टीम ने अवैध निर्माण को गिरा डाला। शराब माफिया हिस्ट्री सीटर मनमोहन सिंह उर्फ राकेश सिंह पुत्र सूरजपाल निवासी मीरमऊ के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई। शराब माफिया ने करीब 2500 वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा किया हुआ था, जिसकी कीमत करीब 55 लाख रुपए से ज्यादा थी। पहले भी इस माफिया पर 2 बार गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हो चुकी है। माफिया के खिलाफ ही नहीं बल्कि अतिक्रमण हटाने में भी बुलडोजर कारगर साबित हो रहा है। जो लोग सड़कों पर सालों से अवैध कब्जा किए बैठे हैं उनको बाबा का बुलडोजर बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है, तो दबंगों के भी अवैध कब्जों को गिराने में बुलडोजर सबसे आगे है। मथुरा के सदर चौराहे पर बुलडोजर जैसे ही पहुंचा, दुकानदारों के पसीने छूट गए। कई दुकानदारों ने अपनी दुकान के आगे पक्का अतिक्रमण तक किया हुआ था, तो कुछ लोगों ने सड़क पर सीढ़ियां तक बना डाली थी। लेकिन जब बुलडोजर अवैध निर्माण पर कहर बरपाने लगा तो अतिक्रमणकारियों में खलबली मच गई। दरअसल नगर निगम ने सदर चौराहे से छोटे बाजार तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। बुलडोजर के साथ पहुंची प्रशासन की टीम ने भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अवैध कब्जों को ध्वस्त कर दिया। उधर पीलीभीत के नाकुट रोड पर दबंग के अवैध कब्जे को हटाया गया। तालाब की जमीन पर दबंग नाजिम खान ने अवैध रूप से बाउंड्री वॉल बना रखी थी, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से की, जिसके बाद आज राजस्व की टीम मौके पर पहुंची और जमीन की पैमाइश कर अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिरा दिया गया। जिसके बाद दबंग को भविष्य में अवैध कब्जा नहीं करने की हिदायत देकर टीम वापस लौट गई। मेरठ में बुलडोजर जैसे ही अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचा तो लोगों ने बुलडोजर को वहां पर घेर लिया, लेकिन प्रशासन की टीम भी आज कार्रवाई के पूरे मूड में थी। लिहाजा विरोध करने वाले लोगों की एक नहीं सुनी गई और पुलिस ने कई किसानों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद कार्रवाई को वहां पर अंजाम दिया गया। जिसके बाद मवाना रोड पर बुलडोजर ने कई इमारतों को जमींदोज कर डाला। दरअसल हाईवे चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रशासन का कहना है कि हाईवे चौड़ीकरण के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया था, जिसका मुआवजा किसानों को दिया जा चुका है। इसके बावजूद किसान जमीन पर कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं थे, तो प्रशासन को मजबूरन बुलडोजर का इस्तेमाल करना पड़ा। जबकि कार्रवाई के विरोध में जो लोग वहां पर पहुंचे थे वो मुआवजे की मांग कर रहे थे। आपसे मुआवजा मांग रहे हैं और क्या मांग रहे हैं? बिना मुआवजा के कैसे मुआवजा दीजिए, तोड़िए। हम भी तो आपसे ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मुआवजा दीजिए। वहीं पुलिस ने कार्रवाई का विरोध कर रहे कई किसानों को हिरासत में ले लिया है। इस दौरान किसानों ने प्रशासन पर जबरन जमीन अधिग्रहण का आरोप भी लगाया। किसानों से पूर्व डीएम ने के बालाजी ने कहा था कि जब तक आर्बिट्रेशन का मामला नहीं निमट जाता तब तक हम कब्जा नहीं लेंगे। अब शहरी क्षेत्र में शहरीकरण की जमीन को तुम एग्रीकल्चर में अधिकृत करोगे तो कैसे चलेगा? नोएडा के द लास्ट ग्लैमर्स बार में ऑफिस के कुछ दोस्त पार्टी कर रहे थे, लेकिन अचानक बिल को लेकर बार के स्टाफ से उनकी कहासुनी होने लगी, जो इतनी बढ़ गई कि स्टाफ की ओर से बाउंसर्स को बुला लिया गया। जिसके बाद बाउंसर्स ने उन लड़कों के साथ मारपीट शुरू कर दी। बाउंसर ने एक युवक को इस कदर पीट डाला कि उसकी सांस तक उखड़ने लगी।
जब गंभीर हालत में युवक को हॉस्पिटल ले जाया गया तो इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। लगभग 11 बजे के आसपास पार्टी करने वालों और जो रेस्टोरेंट के स्टाफ थे उनके बीच में पैसे के लेन देन को लेकर के मारपीट हुई, झगड़ा हुआ और उसके बाद उसमें से उस मारपीट में एक व्यक्ति को गंभीर चोट लगी। उसको वहाँ से उनके साथियों ने तत्काल हॉस्पिटल लेकर के एडमिट कराया। वहाँ पे जब पहुँचे उसके बाद उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बार स्टाफ को हिरासत में लिया और बार की सीसीटीवी फुटेज भी अपने कब्जे में ले ली है। पुलिस अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। हम लोग को जानकारी मिली, हम लोगों ने इसमें तत्काल उसमें एफआईआर पंजीकृत की है और पंजीकृत करने के बाद उसमें जो बाहर के जो जितने लोग हैं सबको हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है। हमारे पास सारा सीसीटीवी फुटेज है जिसमें 8 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं। पुलिस के मुताबिक 7,400 रुपए के बिल को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था। मरने वाला युवक ब्रजेश राय मूल रूप से बिहार का निवासी है, जो नोएडा के सेक्टर 76 में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रह रहा था। और अब बात गोरखपुर में एनकाउंटर की। वो देश की सीमा पर तैनात होकर दुश्मनों के दांत खट्टे करता था, लेकिन जब वो घर लौटा तो उसने जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया। उसे पैसों की जरूरत थी तो उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर लूट को अंजाम दे डाला। उसे लगा था कि वो कभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाएगा, लेकिन आज तक ऐसा कोई जुर्म नहीं हुआ जो अनसुलझा रहा हो। पुलिस ने इस जुर्म का भी पर्दाफाश कर दिया और जिस सैनिक ने देश के लिए मरने की कसम खाई थी वो आज सलाखों के पीछे है। पता चला है एसएसबी में हवलदार के पद पर जम्मू कश्मीर में तैनात है। ये छुट्टी पर घर आया था और इसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये लूट की घटना को अंजाम दिया था। दरअसल 4 अप्रैल को कैंट इलाके के रुस्तमपुर ढाला के पास 4.5 लाख की लूट की वारदात हुई थी। पुलिस ने इस मामले में 2 बदमाशों को सोमवार को एनकाउंटर के बाद पकड़ा था। जब उनसे पूछताछ हुई तो एसएसबी में तैनात सैनिक का नाम सामने आया। इसके पास से लूट के 95,000 रुपए बरामद हुए हैं और उस लूट की घटना में जिस मोबाइल का इस्तेमाल हुआ तो मोबाइल बरामद हुआ है और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। सैनिक मारुति नंदन जम्मू कश्मीर में पोस्टेड है, जिसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सैनिक को पैसों की जरूरत थी, जिसके लिए उसने गुनाह का रास्ता अपना लिया। बदमाशों को पता नहीं था कि उनको पकड़ने की पूरी तैयारी हो चुकी है। सहारनपुर पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए पूरा जाल बिछा चुकी है। बस अब देर उन बदमाशों के जाल में फंसने की थी जिनके लिए ये तैयारी की गई थी। तभी सामने से आ रहे पिकअप सवार बदमाशों ने खुद को घिरता देख पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। अचानक हुई इस फायरिंग के बाद पुलिस भी सख्ते में आ गई, लेकिन खुद को संभालते हुए पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया तो उस बदमाश के 2 साथियों का भी हौसला पस्त हो गया, जिसके बाद उन बदमाशों ने हथियार डाल दिए और पुलिस ने मुठभेड़ के बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ की ये घटना रामपुर मनीहारन की है। थोड़ी देर पहले रामपुर क्षेत्र में एक पुलिस की मुठभेड़ हुई है रामपुर पुलिस के साथ। इसमें 3 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, एक बदमाश घायल भी हुआ है। इसमें तीनों की पहचान हो गई है। तीनों के लंबा आपराधिक इतिहास है। ये महिंद्रा पिकअप से गोवंश लेके जा रहे थे, गोकशी के इरादे से। वहीं सहारनपुर में 12 घंटे के अंदर पुलिस की दूसरी मुठभेड़ भी गौ तस्करों के साथ हुई। रामपुर मनीहारन के बाद देवबंद के बड़गांव इलाके में बड़ेरा नहर के पास से मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 गौ तस्कर पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। उन दोनों के अलावा पुलिस ने उनके 2 और साथियों को भी गिरफ्तार किया, जबकि मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी बदमाश की गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाशों की पहचान तौकीफ और मीर अहमद के रूप में हुई, जिनके कब्जे से पुलिस ने 3 तमंचे और कई कारतूस भी बरामद किए हैं। यूपी पुलिस का बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। शहर शहर एनकाउंटर हो रहे हैं तो बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस अब सड़कों पर उतरी हुई है। रात का अंधेरा होते ही जब बदमाश वारदात को अंजाम देने निकलते हैं, पुलिस भी बदमाशों का इंतजार कर रही होती है। मुखबिर से पहले ही बदमाशों की सूचना पुलिस को मिल चुकी होती है। आगरा में पुलिस ने ऐसे ही एक मामले में मुठभेड़ के बाद बदमाशों को गिरफ्तार किया है। घटना मलपुरा इलाके की है, जहां वांटेड बदमाश महेंद्र को पुलिस तलाश कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जब बदमाशों की घेराबंदी की तो महेंद्र और उसके साथी नेत्रपाल ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली महेंद्र के पैर में लग गई, जबकि उसका साथी फरार हो गया। आज थाना क्षेत्र मलपुरा में
ये लेदर पार्क के पास जी चौकी क्षेत्र मिठापुर में एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें महेंद्र लोधी और नेत्रपाल ये 2 बाइक से सवार थे। इनका पुलिस से मुठभेड़ हुआ, इसमें नेत्रपाल यहाँ। खबरें और भी हैं, फिलहाल फ्रैंक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।